तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपने इन टॉपिक्स में इसके पहले पढ़ा है और ये तीन बिंदु रह जाते, इसलिए इन तीन बिंदुओं को पढ़ने के पश्चात अगली जब ये हमारी क्लास होगी तो बात सभी छात्र ध्यान दें। आपके ग्रुप पर जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उनको डेली का डेली हम आप पर भेजें, ठीक है। जैसे कि आज हम नीति आयोग, वित्त आयोग इसके बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाजार में करेंट इकोनॉमिक्स बहुत कुछ आ चुका है, ठीक है। प्रश्न 20 से 25 आते हैं, जिसमें कि 10 परंपरागत होंगे, 10 से 12 और 10 से 12 आपके जो ये करेंट टाइप में इकोनॉमिक्स ये पूछी जाती है। हमने यहाँ पर पढ़ाया, बहुत सारी चीजें आपके ध्यान में रही, कुछ नहीं भी रही, तो उनको तो बताते रहेंगे। साथ साथ में आप प्रोजेक्ट कुछ हम भेज देंगे तो आप उनको घर पर भी पढ़ेंगे, नोट्स टाइप में बना लीजिए और जो कुछ नहीं समझ में आएगा उसको आप मुझसे पूछ लीजिए। हमारा मतलब तो है ही इसमें, अगर बहुत आवश्यक हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, वरन यहाँ बातें हैं। और अपनी बात को मैं जारी रखता हूँ क्योंकि 3 टॉपिक है, समय उस हिसाब से तो कम है, तो इन पर मैं संक्षिप्त चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, आपने नियोजन के बारे में पढ़ा, उसके कार्य पढ़े, ये तो बात रही लगभग 70 वर्षों कि जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तब से लेकर 2014 तक का हमने इस बात का अध्ययन किया। तो जो 70 वर्ष तक का आयोग था, उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐतिहासिक बातें रही, ये बात तो मानना पड़ेगा। आपको हमने जो भेजा है आप उसको पढ़िए। कि मान लिया हमने आप ग्रुप पर भेज दिया, आपने सोचा कि गुरु जी ने बहुत 1.5-2 पेज में भेजा, कुछ नहीं है, जो बहुत जरूरी है वही मैं भेजता हूँ, आप उसको देखिए क्या है, ठीक है। 20 प्रश्न उसने है। इसके बाद में मैं अपनी बात कराता हूँ 12वीं योजना। देश में अभी तक सिर्फ 12 योजनाएं हुई। 12वीं योजना आयोग की अंतिम योजना थी। 2015 में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग ने लिया। तो योजना आयोग क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर पूरा जो देश भारत है, इस भारत में योजनाओं का खाका तैयार करने के लिए गांव से लेकर शहर तक विकास का जो खाका तैयार करता है वो प्लान योजना आयोग तैयार करता है। केसी योगी की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए प्रस्ताव को पारित कर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। ये डेट याद रखिए, 15 मार्च 1950, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली। इसका पता है, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, योजना आयोग। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। योजना आयोग संवैधानिक, गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय। प्रश्न आता है कथन और कारण की तरीके से। पहला पॉइंट क्या बनेगा कि इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि यह संवैधानिक, गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। इसमें से कौन सही है कौन नहीं? तो ये तो दोनों सही। तो ये क्या है? ये संवैधानिक, गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय थी कि ये सलाह देता था राज्यों। प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। आप जानते हैं कि विगत कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि योजना आयोग के प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो उस समय प्रधानमंत्री है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता। लेकिन इस समय
योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। अभी कुछ वर्ष पूर्व पूछा भी गया था कि देश में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई, तो कितनी हुई? 12 हुई कुल। और अवरुद्ध कितने वर्ष रही पंचवर्षीय योजना? 7 साल। हमने आपको विगत व्याख्यान में बताया भी था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से कि कितने वर्ष पंचवर्षीय योजनाएं अवरुद्ध रही, तो 7 वर्ष रही, अब 3 बार रही, 3 बार रही और 7 वर्ष रही। इसके बाद में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी की सिफारिश पर, ये लिख दें, सिफारिश किसकी थी? केसी नियोगी, केसी नियोगी। देखिए ये तो पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाता है कि केसी नियोगी की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात तो सभी जानते होंगे, लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। और दवाई तो ले ही आए हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, अपनी बात को चालू रखेंगे, है ना, और लाइट भी आ जाएगी। देखिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो अंतिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्योंकि योजना आयोग का समापन हो गया, इसके बाद में नीति आयोग ने स्थान ले लिया, तो अंतिम अध्यक्ष या आखिरी बार अध्यक्ष रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 मई 2014 तक। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल। ये बात समझ में आई? इसके बाद में अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया। चलेगा नहीं? चलेगा ना? धोखा। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ये मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये देश के जाने वाले
वित्त अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और गवर्नर। उपाध्यक्ष प्रथम गुलजारीलाल नंदा और मोंटेक सिंह आहलूवालिया 2009 से 2014 तक रहे अंतिम उपाध्यक्ष। 2009 से 2014 ये योजना आयोग के बारे में बात हुई। इसके बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी जिसको कहते हैं संक्षेप में राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। एनडीसी का बहुत बड़ा योगदान है। योजना आयोग के साथ में एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। बराबर का दर्जा। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों का विवेचन तथा निर्णय लेने के संबंध में एनडीसी का गठन एक शीर्ष संस्था के रूप में किया गया। योजना आयोग की तरह ही एनडीसी एक संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग की तरह एनडीसी का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखिए, मान लिया इतिहास के पन्नों से ये चीजें चली गई है, लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है। सिलेबस को भले कम कर दिया। ये बात मानते हो? आप विगत कुछ दिनों से देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि इतिहास, हिंदी, बहुत सारे विषयों में बहुत सारी चीजों को दबा दिया। तो ये तत्कालीन परिस्थितियां तय करती हैं, ये व्यक्ति नहीं तय करता है, तत्कालीन परिस्थितियां। ठीक है? तो इस प्रकार से अब जो सोचिए कि हमने भी आपको बताया है कि परंपरागत रूप से 10-12 प्रश्न और 10-12 प्रश्न आपके जो आपकी तत्कालीन घटनाएं, आर्थिक 6 महीने 1 वर्ष का इससे रिलेटेड है, उसके लिए भी हमने सोच लिया है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। लगा के आपके भारत से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की घटनाएं आपको पढ़नी होगी, तो इसके लिए आप अपने ग्रुप पर सक्रिय रहेंगे आज ही से, क्योंकि परीक्षा का समय निकट है। उस परीक्षा के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है कि आज से नियोग कर सके। ठीक है? अब अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसमें केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य एनडीसी के पदेन सदस्य होते हैं। एनडीसी की पहली बैठक 8-9 नवंबर 1952, 8 से 9 नवंबर 1952 को हुई थी। एनडीसी की पहली बैठक 8-9 नवंबर 1952 को, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आप जानते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके ही कार्यकाल में योजना आयोग की स्थापना हुई। उन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद देश में योजनाओं को संतुति और अनुमति प्रदान करता है। आप जानते हैं कि जैसे आपके घर में, आपके गांव में, घर में नहीं, गांव में आपके सड़क बननी है, आपके प्रांत में सड़क बननी है, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर होते हैं,
सबकी सहभागिता होती है, सभी लोग अपना अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हमारे यहाँ इस चीज की जरूरत है, ये चीजें हैं, तो ये योजना आयोग के प्लान बना पूरे देश के राज्यों का। इसके बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद उस प्लान को अनुमोदित और अनुमोदित करता है और फिर जाकर के उस देश से शीर्ष स्तर से निचले स्तर तक वो विकास का खाका आता है। योजना आयोग के सचिव जो होते हैं वही एनडीसी के सचिव होते हैं और 16वें लोकसभा चुनाव के उपरांत केंद्र में सत्तारूढ़ दल एनडीए सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति की घोषणा की। अब आप सोचिए कि ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और प्रश्न कोई भी कठिन और कोई सरल नहीं होता है। जो प्रश्न आपको आ जाए तो वो कहते हैं कि सरल है और जो ना आए तो बड़ा कठिन है। तो 16वें लोकसभा चुनाव के दौरान प्रश्न बनता है कि उसमें कौन सा लोकसभा चुनाव का कार्यकाल था, तो 16वां। 16वें लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र में सत्तारूढ़ दल एनडीए की सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति की घोषणा कर दी और नीति आयोग का गठन कर दिया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 नीति। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म NITI कितने छात्र जानते हैं? सिर्फ हाथ उठाएंगे, बताएंगे। ठीक है, मैं बताता हूं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस लिख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल लिख लिया। 1 जनवरी 2015 को 64 वर्ष पुराने योजना आयोग की सभा। कितने वर्ष पुराने? 64 वर्ष पुराने योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कर। देखिए, आज का जो टॉपिक हमें पढ़ाना था उसमें सीक्वेंस बहुत जरूरी था, क्योंकि आपके लिए जो अगले हमारे लेक्चर होंगे उसमें हमने सोचा है जरूरी है कि विश्व विकास संकेतक है ना, एक प्रश्न परीक्षा में आता है कि मानव विकास में कौन सा स्थान या ये कौन रिपोर्ट जारी करता है, इस तरह से। और भारत विश्व शीर्ष 4 राज्य, बहुत सारी चीजों में इस तरह से भी एक प्रश्न आता है। ये आपके परंपरागत प्रश्न में नहीं, एक करंट में आएगा। तो हमारी कहने का तात्पर्य ये है कि आगामी जो कक्षाएं होगी हमारी, उनमें आपकी उपस्थिति, अगर अच्छी आपकी उपस्थिति रहती है तो ये आपके लिए ही हितकारी होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ हो सकता है कुछ आपको नया भी मिल जाए, है ना। तो इसलिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आते जरूर है, पढ़िए। 2-3 घंटे की बात है, अवश्य है। तो देखिए, 1 जनवरी 2015 को 64 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग देश की विकासात्मक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण निर्देशात्मक एवं रणनीतिक सहयोग प्रदान करने का प्रयास करता है। योजना आयोग की तरह ये एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय, ये प्रबुद्ध मंडल है, इसमें थिंक टैंक, ये नीति निर्धारित करने वाला प्रबुद्ध मंडल है। थिंक टैंक, ये कई बार इस शब्दावली पूछी गई है, प्रबुद्ध मंडल है, थिंक टैंक।
अब योजना आयोग, जो वर्तमान की सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाए हैं, इसमें डिफरेंस क्या है मैं संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं। इस बात को लिख लिया, थिंक इट है। और नीति आयोग के पास राज्यों को फंड आवंटित करने की वित्तीय शक्ति नहीं। यहां पर ये प्रश्न बन रहा है, क्या नीति आयोग के पास राज्यों को फंड प्रेषित करने की शक्ति है? नीति आयोग के पास नहीं, क्योंकि नीति आयोग एक थिंक टैंक है, प्रबुद्ध मंडल है। ये आपको सलाह देगा, परामर्श देगा, या आपको सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है, लेकिन यह आपको वित्तीय फंड प्रेषित नहीं कर सकता। नीति आयोग की स्थापना के पीछे इसका प्रमुख उद्देश्य था सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित। देश में सहकारिता की स्थापना तो 1904 में ये अधिनियम बना था, और सहकारी का मतलब होता है साथ साथ कार्य करना, मिलजुल कर चलना। आप देखते हैं कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का समावेश है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का समावेश है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि निजी और सार्वजनिक, लेकिन बीच में सहकारी समितियों की भी स्थापना हुई। आप देखते हैं कि सहकारी दुग्ध समिति, सहकारी विकास समिति, सहकारी बीज समिति, सहकारी चीनी मिल, सहकारी बैल। तो इसके स्थापना के पीछे मुख्य कारण क्या रहा है? एक दो शब्द में मैं बताता हूं कि किसानों एवं पूंजीपतियों की लूट से बचाने के लिए सहकारिता नामक विभाग की स्थापना की, जिसमें लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे आपकी सहकारी बैंक स्थापित की गई, तो इसकी स्थापना के पीछे इसका उद्देश्य लाभ नहीं था कि हमको खूब धन उपार्जन करना है, सरकार अपना कोष बढ़ाए, नहीं, वो सिर्फ रोजगार का सृजन था। इसका कि हमको रोजगार का सृजन करना है, और जो वंचित रह जा रहे हैं उन दोनों क्षेत्र से, वो सहकारिता में प्रवेश। कहने का मतलब, अगर निजी चीनी मिल चल रही है और सहकारी चीनी मिल चल रही है, तो निजी में तो आप जानते हैं क्या स्थिति है पूंजीपति व्यवस्था में, है ना। और सहकारी चीनी मिल में अगर थोड़ा सूखा भी बन रहा है तो वो भी चला, है ना। तो ये है कि किसानों एवं पूंजीपतियों की लूट से बचाने के लिए सहकारिता विभाग की स्थापना। इसके बाद में ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का निर्माण, उच्च स्तर पर संग्रह और आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ नहीं पाने की आशंका वाले वर्गों पर विशेष। आप जानते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को चिन्हित करके लाभ दिलाना, ऐसे लोगों के लिए नीति आयोग राज्यों को सलाह देता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि यह एक परामर्शदात्री संस्था है, थिंक टैंक है। प्रबुद्ध मंडल के लोग वहां पर बैठते हैं, उसमें देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और कैबिनेट के लोग, तो खुद निर्णय प्रबुद्ध मंडल करता है कि हमें कहां पर क्या व्यवस्थाएं करनी है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया जी, अरविंद पंगड़िया अरविंद पंगड़िया
नीति आयोग के पहले अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया, पहले उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, क्योंकि योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग, इसके अंदर कुछ आमूल परिवर्तन है। वो जो डिफरेंस है उसकी भी मैं व्याख्या करूंगा। तो पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री अरविंद पंगड़िया, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय कहां पर है? जब कुछ आप लोग भी थोड़ा बोल दिया करेंगे तो उसमें क्या होता है, सुल्तान बन जाता है। जब आप कभी गीत भजन करते हैं तो पीछे वाला सुल्तान जब दे देता है तो उसमें एक आकार, लय का आकार, और याद भी होगा आपको, ठीक है। और नए उपाध्यक्ष, अगर प्रश्न यहाँ पर आ जाए, क्योंकि अभी बहुत चलने बड़े हैं कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? कौन? जरा फिर से बोले एक बार। डॉक्टर सुमन के बेरी, ठीक है, डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी, लेडीज, ठीक। देखिए लेडीज और जेंट्स में कोई अंतर नहीं। आपने जैसे भी एक प्रश्न पूछा कि लेडीज है कि जेंट्स, तो आप इस बात से ध्यान दें कि बहुत सारी परीक्षाओं में देश के प्रतिनिधित्व में महिलाओं का वर्चस्व बहुत तीव्रता से आगे है। तो यहाँ पर अगर आ जाए तो कौन बड़ी बात है? आपकी वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। कम से कम आप इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी का नाम ले तो सम्मानजनक रूप से, ठीक है। माननीय भले न लगाए लेकिन श्रीमती तो लगाए, ठीक है। तो नए उपाध्यक्ष अभी बहुत जल्द बने हैं, क्योंकि जिन छात्रों ने भी बताया है पुराने, ठीक, सीईओ, सीईओ नहीं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसका फुल फॉर्म है। तो नए उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी, इसको लिख लीजिएगा। और जो सीईओ की बात की है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको भी लिख लीजिएगा। सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम। ये आपके करंट में दो प्रश्न आ सकता है। इससे पता चलता है कि आप कितना समाज में करंट के लिए तभी आप उत्तर दे पाएंगे। और एक चीज मैं बता दूं, आप पढ़ते रहोगे इकोनॉमिक्स विषय, जब आप कहते हैं कि बहुत टफ है, कठिन है, इससे आसान विषय हमें तो नहीं लगा था, इसलिए हमने अपना भविष्य इसमें, ठीक है। क्योंकि बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों। आपको आगे बढ़ना है तो बाधाएं रोक नहीं सकती, और गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल पर। तो आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल ना सोचें कि इकोनॉमिक्स एक बोझिल है, बल्कि अप टू डेट और लेटेस्ट सब्जेक्ट है, और हर विषय में इसकी पकड़ है, हर विषय में इसकी पहुंच है। ऐसा कौन सा विषय है जहां पर इकोनॉमिक्स नहीं है? आप जहां से होकर आए हो दवाई लेकर, वहां की इकोनॉमिक्स है, हर चीज है शुरू से लेकर अंत तक। इसलिए आप लगन, परिश्रम, रुचि के आधार पर विषय को जरूर कर सकते हैं। हवा में ना लेके ये बिल्कुल नहीं ठीक है, यही स्कोर आपको दिलाएगा, ये भी तो बताया। आपकी मुख्य परीक्षा में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जब आप सफल होते हैं, मुख्य परीक्षा में जो तीसरा प्रश्न पत्र है वो ज्यादातर इसी पर डिपेंड,
पहली यूनिट ही चालू है नियोजन वगैरह से, ठीक है, तो आप इसलिए गंभीरता से पढ़ते। फिर देखिए जो कि परमेश्वर अय्यर का स्थान ले, ये जो वीवीआर सुब्रमण्यम है ये परमेश्वर अय्यर का स्थान लेंगे, जिन्हें विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अब परमेश्वर अय्यर थे मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो अय्यर थे इनको कहां भेजा गया? विश्व बैंक। ये विश्व बैंक के सीईओ नियुक्त किए गए। आप चाहे तो लिख लें, परमेश्वर अय्यर, परमेश्वर अय्यर पहले नीति आयोग के सीईओ थे। जहां पर जब इनको अच्छा अनुभव मिल गया तब इनको प्रमोशन कर दिया गया और प्रमोट करके कहां बनाया गया? विश्व बैंक। विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। कार्यकाल के लिए जो नीति आयोग है इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव के बराबर है। इस समय नीति आयोग के सचिव कौन है? अमिताभ कांत। आईएएस है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत सचिव है, ये आईएएस है वर्तमान में। इसके बाद में जिस प्रकार से योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, ये बात यहाँ पे गौर करिए कि आखिर नीति आयोग ये विकास का एजेंडा कैसे तय करेगा। पढ़ते चले जा रहे हो कभी ये सोचा, इसके आगे पूछा आपसे कि उसमें तो प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचवर्षीय योजनाएं हुई, 5 ईयर प्लान्स, जिसमें कि 3 वार्षिक योजनाएं हुई। 3 वार्षिक योजनाएं कब कब हुई बताइए? कब कब हुई बताए किसी को? 1966 से 69 तक। और योजना या पंचवर्षीय योजना के इतिहास में इन वर्षों को प्लानिंग हॉलीडे या योजना अवकाश कहा जाता है। इस बात को तो जानते होंगे कि योजना आयोग के इतिहास में इन वर्षों को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। ठीक उसी प्रकार से इस नीति आयोग में राष्ट्रीय विकास एजेंडा, उसमें पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करते थे। इसमें राष्ट्रीय विकास एजेंडा है जो कि पहले के योजना आयोग के द्वारा तैयार की जाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर नीति आयोग ने एक राष्ट्रीय विकास एजेंडा तैयार किया। राष्ट्रीय विकास एजेंडा राष्ट्रीय विकास एजेंडा तैयार किया। अब इस राष्ट्रीय विकास एजेंडा में 3 बातें सम्मिलित। अब जो हमारे देश का विकास होना है, राष्ट्र का विकास होना है, इसका एजेंडा तैयार हो गया। इस एजेंडा में 3 बातें सम्मिलित हैं। वो 3 बातें कौन सी हैं? पहला है विजन डॉक्यूमेंट्स। इस विजन डॉक्यूमेंट्स मीन्स भविष्य दृष्टि प्रलेख। पहला पॉइंट है भविष्य दृष्टि प्रलेख। भविष्य दृष्टि प्रलेख। भविष्य दृष्टि प्रलेख काफी महत्वपूर्ण बात है। इसको आप गौर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जहां कहीं भी नहीं समझ में आता है पूछ सकते हैं। वैसे भी कोई भी टॉपिक है हम उसको स्पष्ट करने का बेहतर प्रयास करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक
जो स्टूडेंट बैठे हैं, क्योंकि इसकी शब्दावली कुछ हटकर होती है तो समझ में कम आता है। तो पहला है भविष्य दृष्टि प्रलेख विजन डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें क्या है कि 15 वर्ष की अवधि तक, पहला पॉइंट भविष्य दृष्टि प्रलेख यानी 15 वर्ष जो हमारा फ्यूचर में हमको विकास करना है, उसका जो एजेंडा हम भविष्य दृष्टि प्रलेख के माध्यम से निर्मित करते हैं। तो इसकी जो योजना का खाका तैयार करते हैं वो 15 साल के लिए। पहली बात यहाँ पर ये है 15 वर्ष की अवधि तक चलने वाली एक भावी योजना, जो कि इसका कार्यकाल कितना होगा 2017-18 से 2031 तक, 2017-18 से 2031-32 तक। पहले जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा में 3 बातें हैं, उनमें पहला पॉइंट है भविष्य दृष्टि प्रलेख। तो ये 15 वर्ष के लिए की अवधि तक चलने वाली भारत की भावी योजना, और इस योजना का कार्यकाल होगा 2017-18 से 2031-32 तक। इसके बाद में दोबारा फिर तिबारा तैयार होगा जो समय बीतता जाएगा। तो इसका वर्ष और इसका कार्यकाल आप ध्यान रखें। और यह क्या करता है, इस भविष्य दृष्टि प्रलेख में क्या होगा, यह आंतरिक सुरक्षा कि जैसे हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की मैं बात करता हूं, तो ये कोई एक दिन का प्रश्न तो है कि आंतरिक सुरक्षा जब हम अपने घर के झगड़े को एक दिन में नहीं शांत कर पाते हैं। आप सोचिए, मैं गलत कह रहा हूं कि उसमें मुझे महीनों लग जाते हैं। तो जब देश में भारत संपूर्ण विश्व में आबादी की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, तो आप खुद सोचिए कि संपूर्ण विश्व में प्रत्येक 5वां व्यक्ति भारतीय क्या क्या है जनसंख्या चीन के बाद, हाँ चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है और क्षेत्रफल में 7वां है। पहला स्थान रूस का है, क्षेत्रफल में उल्टा हो गया। कोई बात नहीं, आप उसमें कूट और सुमेलन जो होता है ना वो आप कर लीजिए। ये तो मैं देख रहा था क्योंकि ये बहुत सामान्य प्रश्न था, आपकी बुद्धि कितना काम कर रही है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं विश्व भौतिक दिवस में सोच रहे हो कि वो लाभ है को, इसलिए मैंने इस तरह का प्रश्न किया है क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न था और इसको मैंने इस तरह से घुमा के क्यों किया, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपकी बुद्धि यहाँ पर है कि हैंडीबैग की चिकित्सा पद्धति, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ये आंतरिक सुरक्षा, रक्षा आदि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों, अंतरराष्ट्रीय संधारणी विकास को संयुक्त करती, क्योंकि रक्षा और सुरक्षा ये अंतरराष्ट्रीय प्रश्न भी बन जाते हैं कि अगर हमारे भारत पर कोई आंच दिखाए, कोई आंच आए, तो इसके लिए तो मुझे भविष्य दृष्टि प्रलेख में महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। और ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं, ये तो लंबे काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ये 15 वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें रक्षा सुरक्षा जैसे बहुत सारी चीजें समाहित हैं। इसके बाद में है रणनीति प्रलेख स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स। रणनीति प्रलेख स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स, ये 7 वर्षीय विजन है। भविष्य दृष्टि प्रलेख 15 वर्षीय विजन है, तो रणनीति प्रलेख 7 वर्षीय विजन है जो कि 2017-18
2023-24, 2017-18 से 2023-24, 7 वर्ष। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि सभी किताबों में इस तरह से मिल पाना भी मुश्किल पड़ जाता है, कुछ ना कुछ चीजें रही जाती। तो ये 7 वर्षीय दीर्घ योजना, यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि नीति आयोग के अंतर्गत जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा तैयार किया गया है, उसमें रणनीति प्रणेक का कार्यकाल कितना होगा, कौन सा है, और कितने वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, 7 वर्ष के लिए, और इसका कार्यकाल कितना है, 2017-18 से 2023-24 तक। ये बात समझ में आई। इसके बाद में कार्य योजना प्रलेख, एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट्स, ये नीतियों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए एक 3 वार्षिक अल्पकालिक कार्य योजना बनाई जाती है कि जो भी आवश्यकता है कम समय में पूरी हो सकती है, उनको कार्य योजना प्रलेख के अंतर्गत रखते हैं, जो कि 2017-18 से 2019-20 तक 3 वार्षिक या 1 वर्षीय योजनाएं इसके अंतर्गत तैयार करेंगे, जो कि कार्य योजना प्रलेख है। यहां से जब लोग कहे हो कि भूल जाते हैं, देखिए हम उनको पढ़ाने में इतना बुरे मजबूर हो जाते हैं कि भूल जाते कहाँ से मिटा दें, क्योंकि हमारी आदत मिटाने की नहीं है, बनाने की नहीं। ठीक है, तो कार्य योजना प्रलेख में इसका कार्यकाल कितना है, 3 साल का है ना। वर्ष कौन सा है, 2017-18 से 2019-20 तक, 17-18, 18-19, 19-20, और प्रत्येक साल के लिए इसमें जो देश के लिए आवश्यकता है उसके हिसाब से इसको कार्य करते हैं। देखिए आपका बजट बढ़ाने को रह गया है, इसके बाद में अब आप भी लोग या तो बताएं या तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो 4-5 चीजें हम बहुत जल्द सोचे हैं कि इसको हम जल्दी पूरा करें। जैसे बजट, जिसमें कि आपके केंद्र का बजट है और उत्तर प्रदेश का बजट है। इसके बाद में वैश्विक आर्थिक विकास संकेतक, आप जानते हैं कि एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, या तो ये कौन सी संस्था जारी की है, या तो इस मामले में भारत का कौन सा विश्व में स्थान है ना। तो इनको एक ही जगह पर है, आपको यहाँ समझा करके फिर आपके ग्रुप पर सीधे भेज दूँ, ठीक है, वो ज्यादा आसान रहेगा, जिससे कि समझने और लिखने में भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, और प्रिंट निकलवाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम डिलीट बहुत कम करते हैं। इसके बाद में कुछ आर्थिक नियुक्तियां हुई है आपके करंट अफेयर्स में, इकोनॉमिक्स में, कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है जरूर। और विश्व भारत में शीर्ष 4 पूछा जाता है कि खनिज संसाधन में या अभ्रक में भारत का कौन सा स्थान है, या क्रम से राज्यों को रखिए आरोही क्रम में। तो इस तरह से जो भी चीजें हैं हम, और मुद्रा, बैंकिंग, राजस्व, जनसंख्या और नगरीकरण से 2-3 सवाल आते हैं। मटेरियल हमारे पास बहुत सा है, लेकिन बस वही बात है कि समय अभाव, हमको जिस हिसाब से क्लास मिल पा रही है उस हिसाब से हम आपको विस्तारित दे पाएंगे। आप देखते हो बहुत कम मात्रा में क्लास है, लेकिन इसी बीच में हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में आपको मैं जितना मटेरियल हो पाए मैं दे दूं। ठीक है, इसके बाद में ये समझ में आया। और इसके जो 7 स्तंभ है उनको मैं थोड़ा सा बता करके, क्योंकि ये आप लोगों की भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो विद्यार्थी नहीं है, अगर मैं नीति आयोग में कोई पीएचडी तो करना नहीं, उसकी मेन चीजों को हम बता दें और आगे बढ़े, जिससे कि बोझिल भी ना हो, है ना। तो और आपको जो आए हैं आज, तो आपको कुछ चीजें भी मिल जाए, है ना। इस तरह से इसकी एक सेल्फी ले ली जाए, क्योंकि ऐसा हम लोग को आगे सीखते हैं।
सर में हमारी आदत नहीं है सेल्फी वगैरह। जो फिर चले पीछे से ले लो, पूरी आ जाए सर पीछे से। अरे ले और ले तो सही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी होगा तो अपने तारीफ कर देंगे। चलिए ठीक है, बाय। आगे क्या बितायो बचा, ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसी नीति आयोग के माध्यम से, नीति आयोग जो आपका प्रबुद्ध मंडल बना है देश का, थिंक टैंक है ये आपका, इसी में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना, किसानों की आय दुगनी करना, 2022 तक प्रत्येक घर के लिए बिजली, और 2022 तक प्रत्येक घर को एलपीजी कनेक्शन। इसमें कितने को मिला है एलपीजी कनेक्शन? जिसको ना मिला हो तो ऐसी जगह पर आप बैठे, यहाँ से वहाँ सूचना पहुँच सकती कि जनपद का एकलौता सेंटर है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कौन नहीं यहाँ आता है। आप खुश कि आप पूरे जिलाधिकारी के संरक्षण में हम मानते, बहुत गौरव की बात है कि जहाँ बैठे यहाँ के लोग तरसते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा नहीं आ सकता। मान लिया हम तो आए पढ़ाने तो हम तो वहाँ चले जाए, लेकिन आप इतने गौरवशाली व्यक्ति हैं, यही रहते तो आप कैसे आ गए मैनेज कर लिए। फिर बहुत दूर का पूरे जिले का बच्चा नहीं आ पाता, ये मतलब वास्तविक बात है, वो चाहते हुए भी नहीं पहुँच पाते। और आपकी प्रेरणा के लिए भी बात है कि अभी दुगाना से प्रतीक्षा त्रिपाठी डिप्टी कलेक्टर हुई, अभी जो रिजल्ट आया है। सिधौली से मिश्रा लड़की एक है, ठीक है। तो इन सबको आप आदर्श और प्रेरणा मानिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हौसला रखिए, हमें पूर्ण विश्वास है, भविष्य कोई नहीं दिखाया है। संस्थाएं और ये कार्य हमेशा चलते रहते हैं, कोई न कोई अवश्य सफल होगा। यहाँ पूरी बात कह दे रहा हूँ, हम मेहनत करिए। और जितने भी आप स्टूडेंट हैं खुद देख लेना कि मैं आज इस मंच से बात कह रहा हूँ। अब कौन वो खिलाड़ी है वो स्वयं तय करना, खाली नहीं है, ये बिल्कुल तय मानी। तो इसके बाद में नीति आयोग के द्वारा कुछ प्रदर्शन सूचकांक भी जारी किए गए, जैसे संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, इसको लिख लीजिए। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये नीति आयोग जारी करता है। कौन? संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक CWMI पहली बार जून 18 में जारी हुआ। पहली बार कब? जून 2018 में। पहली बार जून 2018 में जारी हुआ था। उसके बाद 2019 में
संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक जो है, जो जारी किया गया था, इसमें 2015-16 को आधार वर्ष माना गया। 2015-16 आधार वर्ष इस तरह से आप लिख लीजिए जैसे हम लिखते हैं कि आपको लिखने में भी बोझ नहीं रहेगा और समझने में भी आसानी रहेगी कि संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक को निर्मित करने के लिए 2015-16 को आधार वर्ष माना गया है। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और जब ये सूचकांक जारी किया गया था तो सर्वोच्च प्रदर्शनकर्ता राज्य गुजरात, सर्वोच्च प्रदर्शनकर्ता गुजरात, सर्वोच्च प्रदर्शनकर्ता राज्य गुजरात। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पर गुजरात सर्वोच्च प्रदर्शनकर्ता, मध्य प्रदेश व मेघालय सबसे नीचे। मध्य प्रदेश को तो भारत का हृदय बोलते हैं। दालों का राज्य कौन सा? कौन सा? यूपी तो दाल खाने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़। तो गुजरात सर्वोच्च प्रदर्शनकर्ता राज्य है, मध्य प्रदेश फिर मेघालय सबसे नीचे। इसके बाद में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, ये आपके देश में नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऐसे सूचकांकों को भी पढ़ना आवश्यक है। मैं भी मैं समय निकाल करके, क्योंकि आप और हम दोनों व्यस्त हैं, इसलिए मैं 10 मिनट का टाइम निकाल करके मैं जो भी आपने पढ़ा है इन 3 टॉपिकों में मैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी करूंगा। तो स्कूली शिक्षा गुणमान, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI, संक्षेप में इसको बोलते हैं SEQI। अब स्कूली सूचकांक शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जो है, इसको भी निर्माण करने के लिए 2015-16 को आधार वर्ष माना है। अब इसमें कौन सा आधार वर्ष? 2015-16 को ही आधार वर्ष माना गया है। और आप जानते हैं कि इस शिक्षा में सबसे प्रदर्शनकर्ता अव्वल राज्य केरल है। कौन है? केरल। आप लिख लीजिए, केरल का स्थान प्रथम है और छोटे राज्यों में मणिपुर, जिसका प्रदर्शन प्रतिशत है 68.1%। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो 36.4% है और अरुणाचल प्रदेश 24.6%। अरुणाचल, आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्य का दर्शन अरुणाचल में हो ही जाता है। और एक बात मैं बता दूं, सूर्य 24.6%। और एक बात मैं बता दूं कि सूर्य उदय, जब आप देखते हैं कि सूर्य अरुणोदय, जब उसका उदय होता है, गर्भ से निकल रहे होते हैं, उसके 2.5 घंटे पहले उसका उदय हो चुका होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आग जलती है, क्या बिल्कुल धधकता हुआ तब समझो कि निकला है, उसको लगता है धीरे धीरे, तो उसमें कितनी तपन होती कि खड़े नहीं हो सकते। इसके बाद में भारत नवाचार सूचकांक, जो कि अक्टूबर 2019 में जारी हुआ था, भारत नवाचार सूचकांक लिख लीजिए। देखिए लाइव चली गई है, तो ऐसा नहीं कि हम उसी पे परस्पर निर्भर रहे, आप थोड़ा बहुत ऐसे भी लिख सकते हैं।
भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष राज्य है। कर्नाटक की कैपिटल कौन सी है? बैंगलोर। अब बैंगलोर को कौन सिटी बोलते हैं? सिलिकॉन वैली, आईटी सिटी। ठीक, बैंगलोर बहुत अच्छा शहर है। कर्नाटक नवाचार वाला शीर्ष राज्य है और झारखंड सबसे पिछड़ा नवाचारी राज्य है। अब यहां पर बात आती है कि गुरुजी नवाचार है क्या? नवाचार का मतलब होता है नवप्रवर्तन, और इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं इनोवेशन। यानी जो हमारी परंपरागत तकनीकी विधियां, ये सब चीजें हैं, इनमें कुछ सुधार करना, तकनीकी रूप में आगे बढ़ना। और इसीलिए तो बेंगलोर आगे है ना, टेक्निकल पॉइंट तो वहां सबसे आगे है। और यहाँ क्या है, अब जैसे मान लिया झारखंड है, तो झारखंड में कहाँ है? इसीलिए नवाचारी, सबसे पिछड़ा नवाचारी राज्य है। हमारा उत्तर प्रदेश तभी आगे है कि आज हम डिजिटल क्लास में पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य है। हाँ, झारखंड में स्थिति है, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा जब ये जारी की गई रिपोर्ट, तो उसमें कर्नाटक को नवाचारी शीर्ष राज्य माना जाता है और झारखंड को पिछड़ा नवाचारी राज्य माना। इसके बाद में संधारणी विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019, संधारणी विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019। अब संधारणी विकास लक्ष्य में राज्यों में सर्वोच्च प्रदर्शनकर्ता कौन सा स्टेट रहा है? केरल। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम। मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? अब आप सोचिए, इस तरह से आपको हम संघर्ष कराएंगे कि ये नहीं कि केरल बता दिया तो केरल से मुक्ति मिल गई। अब हम उसके राज्य के बारे में भी पूछ लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि मसालों की खान, मसालों का बगीचा और इसकी राजधानी। राजधानी चलो नहीं पूछेंगे, बहुत छोटी बात है, लेकिन छोटी ही कभी बड़ी हो जाती है। जब मैंने एक दिन पूछ लिया, मैं हूं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो सारे बच्चे मूक दर्शक, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है और यही आसान जटिल हो जाता है। तो जटिल क्यों हो गया? क्योंकि जटिल बने, इसलिए तो इस जटिलता को दूर करना है। तो राज्यों में सर्वोच्च प्रदर्शनकर्ता केरल है, और इसके बाद में हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और सबसे निम्न स्थिति में आता है बिहार। सबसे निम्न स्थिति में कौन सा आता है? बिहार। लिख लीजिए कि संधारणी विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 में राज्यों में सर्वोच्च प्रदर्शनकर्ता केरल और निम्नतम प्रदर्शनकर्ता बिहार। लिख लिया? इसके बाद में ये आपका नीति आयोग के द्वारा जारी प्रदर्शन सूचकांक है। अभी मैंने आपसे बताया था कि नीति आयोग और योजना आयोग, यह 64 वर्ष पुराना आयोग था, उसको समाप्त करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। तो इसमें आमूलचूल क्या परिवर्तन किया है? आखिर हमने थ्योरेटिकल रूप में तो पढ़ लिया है, लेकिन संक्षिप्त रूप में अगर कोई हमसे पूछ दे तो हम कुछ क्या बताएं, क्योंकि जब हम लेक्चर के रूप में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, सभी बातें दिमाग में नहीं आ पाती है, कुछ ही बातें आ पाती। तो मैं संक्षिप्त में बताता हूं अंतर टाइप में कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, तो इस तरह से ज्यादा समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि योजना आयोग के पास मंत्रालयों और राज्य सरकारों को फंड आवंटन का अधिकार था। योजना आयोग के पास क्या था?
फंड को आवंटित करने का अधिकार था कि मनरेगा के लिए इतने, ग्रामीण विकास के लिए इतने, है ना, और प्रेषित। लेकिन नीति आयोग के पास फंड आवंटन का कोई अधिकार नहीं है। यह केवल एक प्रबुद्ध मंडल, थिंक टैंक, ये क्या है? ये एक सिर्फ थिंक टैंक है, परामर्शदात्री संस्था है। ये सिर्फ एक सलाह देगी, राज्यों को सलाह देगी, राज्य के मुख्यमंत्रियों को परामर्श देगा। ये धन नहीं प्रेषित करता है। इस धन के प्रेषण के लिए और भी संस्थाएं बनी, ठीक है, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं, समय है। इसके बाद में योजना आयोग राज्यों पर नीति अधिरोपित करता था, लेकिन नीति आयोग को अधिरोपण का अधिकार नहीं है कि आप ऐसा करिए जरूर। आप सलाह दे सकते हो कि ऐसा कर लो तो अच्छा रहेगा, और नहीं करोगे तो राज्य तुम जानो अपना काम नहीं। यानी अधिरोपण का अधिकार नहीं है, सिर्फ एक क्या दे सकता है? सलाह। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है कि नीति आयोग एक प्रबुद्ध मंडल है, थिंक टैंक है। अब ये सोचेगा कि उत्तर प्रदेश में इस बात की तीव्र आवश्यकता है तो वो उसकी सलाह दे सकता है। अब पालन करो तुम जानो या तुम्हारा काम, वो सिर्फ सलाह देगा। इसके बाद में इसके निर्णय केंद्रीकृत थे, सेंट्रलाइज्ड थे, क्योंकि योजना आयोग आप जानते हैं कि पूरे देश की योजनाओं का खाका तैयार करती थी, एनडीसी अनुमोदन संतुति करती थी। लेकिन नीति आयोग में अभी मैंने बताया कि इसका प्रमुख कार्य सहकारी संघवाद की सुनिश्चितता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रमुख है। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन की भांति है, मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन करेगा सिर्फ। और योजना निर्माण में शीर्ष से नीचे जाने के दृष्टिकोण का पालन है कि दिल्ली से योजना हमारे सीतापुर तक आई, कि शीर्ष से नीचे की तरफ। और नीति आयोग में क्या है? नीचे से शीर्ष की तरफ। ये बस इतना ही अंतर है कि जाने का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। और इसके बाद में कुछ इसका संक्षेपण करते हुए कि आप जानते हैं कि भारत के पास विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। नए विचारों के निर्माण की प्रक्रिया को नवोन्मेष कहा जाता है। ऐसा नवोन्मेष, नवाचार नीति आयोग के माध्यम से किया जा रहा है पूरे देश में, जिसमें आप जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारी कौशल विकास योजनाएं, कि कैसे देश का विकास हो, बहुत सारी चीजें हैं जिनको बताने में तो पूरा दिन लग जाएगा। आप जानते हैं कि जितना जो कुछ हो रहा है सब योजना ये नीति आयोग के माध्यम से चल रहा है। और भारत 2050 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और इस समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नीति आयोग ने हाल में स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 नामक एक रिपोर्ट जारी की थी। प्रश्न यहाँ पर बनता है, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? तो किसने जारी की? नीति आयोग ने जारी की। और किस उपलक्ष्य में? आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर, यानी प्लैटिनम जुबली। हाँ, प्लैटिनम जुबली, यानी 2022 तक भारत को एक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। समावेशी का मतलब होता है सभी वर्गों का समावेश, सभी वर्गों की उसमें उपस्थिति हो। और आप जानते हैं कि 2013 में एक प्रदर्शन सूचकांक जिसको पिंडिक्स का विकास किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए PINDICS, पिंडिक्स, PIN, क्योंकि इसमें बहुत सारे शिक्षक भी बनने की तमन्ना है। पिंडिक्स का विकास किया। अब ये पिंडिक्स है क्या? व्हाट इज पिंडिक्स? PINDICS। अब देखिए पिंडिक्स है क्या, कि सरकार ने पिंडिक्स का क्यों
क्योंकि सरकार ने थंब इम्प्रेशन उपस्थिति के लिए उस पर भी आपत्ति, क्योंकि उसमें लगेगा तभी तुम्हारी उपस्थिति। यहाँ पर हम लोग आते हैं टाइम पर अपनी सेल्फी लिए पढ़ाए, तो ये सब चीजें अच्छी हैं, है ना, कि कितने छात्र आए हम भी तो देखें आज की डेट में, तुम आए कि नहीं आए, है ना, कह दो ये क्वेश्चन आ गया परीक्षा में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उपस्थिति अनिवार्य है। फिर देखिए शिक्षकों के प्रदर्शन, आप ध्यान दीजिए कि पिंडिक्स क्या है, PINDICS, तो ये क्या है, एक प्रदर्शन सूचकांक है। ये सूचकांक का काम क्या है कि शिक्षकों के प्रदर्शन तथा प्रगति के आकलन के लिए NCERT के द्वारा 2013 में इस सूचकांक को जारी किया गया था, पिंडिक्स। आप शिक्षक, जो शिक्षक है, आप देखते हो कि उनके मुंह से सुना भी होगा पिंडिक्स, क्योंकि जब आप जितना जागरूक होंगे, अब जैसे गांव पढ़ा रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा, क्योंकि वो सोचा मैं नौकरी बची रास्ते चलाना बहुत है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके माध्यम से पहुंचते हैं, पुरस्कार पाते हैं। बताइए मैं गलत कह रहा हूँ? शिक्षा पुरस्कार भी मिलता है जी। एनसीईआरटी के जो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं, है? दिनेश प्रसाद सकलानी, हाँ, तो हुए नहीं है। देखिए उन्होंने कहा नहीं, आपने पूछा चेंज हुए कि नहीं हुए, नहीं कोई बात नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा रहा। और जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, उन्होंने बोला सुब्रमण्यम, मैंने कहा डॉक्टर सुमन के बेरी, क्योंकि अभी बहुत जल्द इनका स्थान मिला है। बात समझ रहे हो, बदल गए, इसलिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। इस पर हम भी अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जब जो कहा है उसकी भी सहमति है और अपडेशन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में पिंडिक्स बात समझ में आई कि शिक्षकों के प्रदर्शन तथा प्रगति के आकलन के लिए 2013 में NCERT, आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, बहुत सारी चीजें जब मेरी समझ में नहीं आती है तो NCERT की किताबों को पढ़ करके मैं इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप जानते हैं कि NCERT सिलेबस को ही मान्यता दे रही है ना, सबका बेस एक हो, वहां पर किसी को खतरा और किसी को नुकसान भी नहीं। अब 15 जुलाई 2015 में स्किल इंडिया योजना शुरू हुई, इसी के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त देश बनाना, इस तरह से थिंक टैंक का काम था। अब इसमें राज्यों की सहभागिता है, तुम नहीं बनाना चाहते हो तो अलग बात है। आज भी देखते हो कि शौच मुक्त बनाना है, लेकिन कुछ लोग तो अपना वैसे ही कहते हैं जैसे वैसे रहेंगे, आपको अच्छा नहीं लगता, खुले में अच्छा लगता है, तो वो तो उनकी मर्जी है ना। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जिसके 2 मिशन है, पहला पेयजल तथा स्वच्छता, और स्वच्छ भारत मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है, पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय है। ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय। इसके बाद में हम वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर ये वित्त आयोग आज आपने पढ़ लिया तो शायद एक पड़ाव आपने पढ़ने का पार किया। कल से कुछ नई चीजें, कल से मतलब जो आपका हमारा अगला लेक्चर आने वाला है, आपको इकोनॉमिक्स की कुछ नई चीजें रुचकर मिले, क्योंकि हमने पहले बताया था कि आते ही आते आपको करंट में दे देता या बहुत सारी चीजें बता देते तो सुमन के बेरी तो अभी बदले हैं, तो गलत हो जाता कि नहीं हो जाता। अब मौका आ गया कि उस बात को भी पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर 20 से 25 प्रश्न, आप सोचिए कि 150 प्रश्नों में 25 प्रश्न कम नहीं, ठीक है, तो आपको अब सतर्कता बरतनी। तो वित्त आयोग की स्थापना, आप बताइए वित्त आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से हुई है?
आए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात और यदि आवश्यक हो तो उससे पहले भी, यह नहीं कि 5 साल पर तय है। अगर भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर और अगर यदि आवश्यक हो तो उससे पहले 5 सदस्यीय, यानी जिसमें कि 1 अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे और एक वित्त आयोग का गठन कर देगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष इस समय श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये तो सभी को पता ही होगा। और वित्त आयोग का एक कर्तव्य होता है कि कर राजस्व से प्राप्त शुद्ध आय और व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों तथा विभिन्न राज्यों के मध्य किस प्रकार व्यय किया जाए, किस प्रकार वितरित किया जाए, क्योंकि वित्त आयोग का काम है। नीति आयोग के पास तो ये फंड बचा नहीं, तो अब ये काम कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। बजट भी तो वित्त आयोग के द्वारा ही बनाया। हाँ, बजट भी वित्त आयोग के द्वारा बनाया जाता है, उसको वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करती है। सारा काम उसी के माध्यम से हो गया है। इसके बाद में राज्यों के मध्य किस आधार पर वितरित किया जाए, इस संबंध में आवश्यक सिफारिश करता है कि भारत की संचित निधि बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करता है। पंचायतों व नगर निगमों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यों की संचित निधि बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिशें करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा किसी विशेष समस्या पर सलाह मांगने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करता है। तो यहाँ पर इसकी मुख्य बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर यदि आवश्यक हो तो उससे पहले भी राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें 1 अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। ये बात समझ में आई? अब देखिए, वित्त आयोग में पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? लिख लीजिए, केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले तो ये लिख लो, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाएं। इतनी चीज लिख लीजिए पहले। अरे थोड़ा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसा है। अब देखिए, अनुच्छेद 281 आ जाए तो आप वहां सोचेंगे कि 281, ये तो कंफ्यूजन यही गलत है, लेकिन यह उसी से रिलेटेड है। अनुच्छेद 200 संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है और 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाएं हैं। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी, जो कि 1952 से 57 तक 1952 से 57 तक, और इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? इसके मतलब आप पढ़ नहीं रहे, डिपेंड है हमारे पर ही। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है एल.के. सिंह। ठीक है, लिख लिया?
डिजिटल भारत का सपना 2015 में साकार हुआ था, इसको लॉन्च किया था, उसी के तहत हम लोग इस बार क्लास कर रहे हैं। तो 15वां वित्त आयोग 2020 से 25 तक। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। नवंबर 2017 में, आप सुनिए, नवंबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 280(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन किया था, जो कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और अंत 31 मार्च को होता है। बैंकों का नया साल 1 अप्रैल को ही प्रारंभ होता है। और हमारे कुछ देशों के लोगों ने 1 अप्रैल को दूसरे रूप में मनाया, अपने पीछे देखो क्या कष्ट अप्रैल मनाया। कितना पावन दिवस होता है हमारे भारत में। 14 अप्रैल 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद में 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी किए थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्योंकि 1921 से पहले भी हमारे देश में प्रेसिडेंसी बैंकों का बोलबाला था। कलकत्ता में प्रेसिडेंसी, मुंबई, चेन्नई, इसके बाद में बहुत सारी विसंगतियां थी। आप जानते हैं कि साहूकार महाजन भी हुआ करते थे, बहुत सारी स्थितियां खराब थी। लेकिन जब देश स्वतंत्र और आजाद हुआ, इसके बाद में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद में 19 राष्ट्रीयकरण बैंक बची, एक बैंक जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है उसका विलय कर दिया गया। और अब कितनी है? 12 है, कितनी है? 14। चलो मुद्रा बैंकिंग में आपको बताएंगे जो भी बची होगी, और कौन किसमें मर्ज की गई वो भी बता दें। तो पहले इसमें ध्यान देने का समय हो रहा है। तो 15वें वित्त आयोग 1 अप्रैल 2020 से शुरू, 1 अप्रैल 2020 से शुरू, लेकिन और 5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें देगा। 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी और 5 वर्ष के लिए सिफारिशें देगा। आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह। अब एनके सिंह क्या थे? पहले ये सांसद थे, यानी पूर्व सांसद, केंद्र सरकार के पूर्व सचिव श्री एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बात समझ में आई कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह और केंद्र सरकार के पूर्व सचिव श्री शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। ये तो बात जानते होगी कि इसमें देखिए 1925 में हिल्टन यल कमीशन की संस्तुति के आधार आरबीआई की स्थापना की संस्तुति की गई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक भारत में बोलते हैं, कि देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बात समझ गए? तो और डॉक्टर अनूप सिंह आयोग के अन्य सदस्य और बंधन बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र, श्री अरविंद मेहता, ये 4 इसके सदस्य हुए, जिसमें कि जो शक्तिकांत दास है
ये वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। इस प्रकार से 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इसकी कुछ प्रमुख बातें उनको भी मैं बता रहा हूँ। साथ साथ में ये जान ले कि राज्य वित्त आयोग का गठन 200 संविधान के अनुच्छेद 243 इस संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया जाता है। बात समझ रहे हो कि आप इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें इतिहास भी है और भूगोल भी है, अर्थव्यवस्था भी है, बहुत सारे विषयों का इसमें समावेश है और बिना इसके तो किसी विषय की कल्पना। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2001 में। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? भालचंद्र शुक्ल। अब इसमें 15वें वित्त आयोग जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि समय हो रहा है तो इसको पूरे करके छोड़ेंगे। इसकी प्रमुख बात आप लिख लीजिए कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में संघीय करों में राज्यों का हिस्सा, लिख लीजिए, संघीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना है, राज्यों का भाग कितना है। अब जो संघीय कर है उनमें राज्यों का भाग कितना है? 41%। और 14वें वित्त आयोग में 42% था। 14वें वित्त आयोग में कितना था? राज्यों का हिस्सा 42%। और 1 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत 15वें वित्त आयोग के प्रथम रिपोर्ट में किस वर्ष के लिए अनुशंसा की गई थी? 2020-21। प्रथम वर्ष तो 2020-21 होगा ना, उसके लिए अनुशंसा की गई थी। और 15वें वित्त आयोग के साथ राज्यों की हिस्सेदारी में हो रही कटौती, यानी जो 1% की कटौती की गई है, तो ये किस राज्य के हिस्से के लगभग बराबर है? जम्मू कश्मीर। लिख लीजिए, ब्रैकेट में साइड में लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर। वहां पर 0.85%। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, आप जानते हैं कि हमारे देश में या विश्व में समय ही कुछ ऐसा चला है कि आपदाएं कहीं न कहीं तो आती है। ये आपदाएं बताकर नहीं आती है। इसके लिए नीति आयोग, वित्त आयोग, मैंने अभी आपको बताया था, आपने पूछा नहीं है, लेकिन बताना है कि जैसे संचित निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है ना, समेकित निधि क्या होता है, ये बात बताएंगे नहीं इकोनॉमिक्स में, तो आप ये वित्त आयोग में कैसे समझ पाएंगे? बताना पड़ेगा, तो अगले दिन ले लेंगे इसको थोड़ा सा समय। तो इसमें सभी राज्यों को आपदा से संबंधित अनुदान 28,983 करोड़, 28,983 करोड़ की आपदा से संबंधित अनुदान 28,983 करोड़ रुपए, जिसमें संघ की हिस्सेदारी 75% को